प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत आसियान सहयोग को मजबूत करने के लिए 12 सूत्री प्रस्ताव पेश किया। श्री मोदी ने डिजिटल परिवर्तन और वित्तीय संपर्क सुविधा के लिए आसियान भारत कोष की घोषणा की। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए दिल्ली पूरी तरह तैयार, विश्व के नेताओं का आगमन शुरू। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी देश के विभिन्न भागों में उत्साह से मनाया जा रहा है। किंग्स कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में पेनल्टी शूटआउट में भारत इराक से 4-5 से पराजित और यूएस ओपन टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडन आज रात न्यूयॉर्क में पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में खेलेंगे। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान और भारत खाद्य सुरक्षा, पोषण, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला तथा श्री अन्न और जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वित्तीय सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। आसियान देशों और भारत के नेताओं के संयुक्त बयान में संकट के समय खाद्य सुरक्षा और पोषण व्यवस्था को मजबूत करने पर बल दिया गया है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आज आसियान भारत शिखर बैठक आयोजित की गई। प्रधानमंत्री ने इस बैठक को संबोधित किया। आसियान देश और भारत चावल तथा अन्य प्राथमिक कृषि उत्पादों और पोषक अनाज के बारे में जानकारी के आदान प्रदान की प्रतिबद्धता व्यक्त की। दोनों पक्षों ने खाद्य सुरक्षा और जलवायु संकट को ध्यान में रखते हुए मोटे अनाज के उत्पादन को सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत आसियान सहयोग को सशक्त करने के लिए 12 सूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसमें संपर्क सुविधा, डिजिटल परिवर्तन, व्यापार और आर्थिक जुड़ाव, समकालीन चुनौतियों का समाधान, लोगों के बीच आपसी संपर्क तथा रणनीतिक जुड़ाव को गहरा करना शामिल है। श्री मोदी ने दक्षिण पूर्व एशिया, भारत पश्चिम और एशिया यूरोप को जोड़ने वाले मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी तथा आर्थिक गलियारे को प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री ने आसियान भागीदारों के साथ भारत के डिजिटल सार्वजनिक ढांचागत सुविधाओं को साझा करने की पेशकश की। उन्होंने डिजिटल बदलाव और वित्तीय संपर्क सुविधा में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए डिजिटल भविष्य के लिए आसियान भारत कोष की घोषणा की। श्री मोदी ने सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से ज्ञान के भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए आसियान तथा पूर्वी एशिया के आर्थिक और अनुसंधान संस्थान के लिए सहयोग की पेशकश की। उन्होंने बहुपक्षीय मंचों पर ग्लोबल साउथ के सामने आने वाले मुद्दों को सामूहिक रूप से सामने रखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने आसियान देशों को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत में स्थापित किए जा रहे पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने मिशन लाइफ पर भी मिलकर काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने में भारत के अनुभव को साझा करने की बात कही। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के वित्त पोषण और साइबर दुष्प्रचार के खिलाफ सामूहिक लड़ाई का आह्वान किया। उन्होंने आसियान देशों को आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया। श्री मोदी ने आपदा प्रबंधन में सहयोग और समुद्री सुरक्षा, रक्षा तथा डोमेन जागरूकता पर सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। कार्यक्रम के दौरान समुद्री सहयोग और खाद्य सुरक्षा पर 2 संयुक्त प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो गीता, बड़ी ठंड लग रही है, जल्दी से रजाई लाओ। अरे आपको तो बुखार है, कभी-कभी के साथ बुखार मलेरिया हो सकता है। आपको रजाई से ज्यादा डॉक्टर की जरूरत है। जी हाँ, बुखार, कपकपी, सिर दर्द, बदन दर्द, मचली और उल्टी आना मलेरिया के लक्षण हैं। देर न करें, तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल जाएं, खून की जांच कराएं और पूरा इलाज मुफ्त पाएं। जब कपकपी बुखार सताए, मलेरिया की जांच कराएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। पूरा विश्व G20 शिखर सम्मेलन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है। ये सम्मेलन शनिवार से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। इसमें विश्व के अग्रणी 20 देशों के नेता आर्थिक और विकास से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करेंगे।
विश्व भर से G20 शीर्ष नेता वैश्विक समारोह में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू पहले ही राष्ट्रीय राजधानी पहुंच चुके हैं। अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष भी आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विश्व के नेता इस सम्मेलन में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा तथा स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु संकट और बहुआयामी विकास बैंकों की क्षमताओं पर गंभीरता से विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट। G20 विश्व की बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जो कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% से अधिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 75% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। यह समूह वैश्विक आर्थिक विकास का इंजन माना जाता है और भारत ने इसकी अध्यक्षता ऐसे समय में संभाली जब विश्व धीमी आर्थिक गति, बढ़ती मुद्रास्फीति, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। विकासशील देशों की आशाओं और आकांक्षाओं की वकालत करते हुए भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान खुद को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने का लगातार प्रयास किया है। भारत को उम्मीद है कि वह G20 फोरम में अफ्रीकी संघ को शामिल करने और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करके वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जुटाने में कामयाब होगा। अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत ने वैश्विक निवेश और व्यापार को सुविधाजनक बनाने, MSME और स्टार्टअप को सशक्त बनाने और सार्वजनिक डिजिटल ढांचे और फिनटेक की खूबियों पर जोर देने पर ध्यान केंद्रित किया है। साथ ही वैश्विक स्तर पर जलवायु संरक्षण के लिए पहल और स्वच्छ ऊर्जा को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय संस्थाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया। भारत की G20 की अध्यक्षता का महत्व इसलिए भी है कि इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कई रास्ते खोले, निवेश को आकर्षित किया, स्टार्टअप और MSME को बढ़ावा दिया और विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को गहरा किया है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में सभी तरह की जानकारी प्रदान करने के लिए एक मोबाइल ऐप G20 उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये ऐप मंत्रियों को विदेशी प्रतिनिधियों के साथ निर्बाध रूप से बातचीत करने में मदद करेगा। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर यातायात प्रतिबंध लगाए गए हैं। एक रिपोर्ट। दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार सभी प्रकार के माल ढुलाई वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतर्राज्यीय बसें और स्थानीय सिटी बसें आज मध्य रात्रि से 10 सितंबर तक मथुरा रोड, आश्रम चौक से आगे, भैरव रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर नहीं चलेंगे। भारी मालवाहक वाहन, मध्यम मालवाहक वाहन और हल्के माल ढुलाई वाहनों को आज रात 9 बजे से 10 सितंबर तक दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। 8 सितंबर सुबह 5 बजे से 10 सितंबर तक नई दिल्ली जिले का पूरा क्षेत्र नियंत्रित जोन घोषित किया गया है। वहीं आवश्यक वस्तुओं जैसे दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति और अन्य सामान ले जाने वाले मालवाहक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। दिल्ली एयरपोर्ट, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को नई दिल्ली जिले में प्रवेश की अनुमति होगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार के लिए प्रियंका अरोड़ा। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी का पर्व देश के विभिन्न हिस्सों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए मंदिरों में जा रहे हैं। कृष्णा कृष्णा आए कृष्णा, जगमग हुआ रे अंगना। कृष्णा कृष्णा आए कृष्णा, जगमग हुआ रे अंगना। उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी का त्योहार धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और बांके बिहारी मंदिर मथुरा में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है। गुजरात में भी कृष्ण जन्माष्टमी पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। द्वारका के सबसे प्रतिष्ठित द्वारकाधीश मंदिर और राज्य के अन्य प्रसिद्ध मंदिर श्री रणछोड़ राय जी में भी ये उत्सव मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में दही हांडी का उत्सव पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वर्ली, दादर, जोगेश्वरी, अंधेरी, पारेल तथा ठाणे सहित मुंबई के विभिन्न उपनगरीय इलाके में अन्य गोविंदाओं की टोलियां ऊंचाई पर से दही हांडी फोड़ने की प्रतियोगिताओं में भाग ले रही है। महिलाओं की कई टोलियां भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुंबई में गोविंदाओं की टोलियों के लिए लाखों रुपए के इनामों की घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने लगभग 75,000 गोविंदाओं को बीमा प्रदान किया है।
मुंबई और ठाणे में भारी बारिश के बीच दही हंडी उत्सव के दौरान ऊंची परत बनाकर दही हंडी फोड़ने को लेकर गोविंदा का उत्साह चरम पर पहुंच गया है। जोगेश्वरी मुंबई की जय जवान गोविंदा मंडल ने ठाणे शहर के वर्तक नगर में विधायक प्रताप सरनाईक के सांस्कृतिक प्रतिष्ठान दही हंडी में 9 स्तरीय रिकॉर्ड बनाकर सलामी दी और 11 लाख रुपयों का पुरस्कार जीत लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में अपने निवास के पास एक दही हंडी कार्यक्रम को भेंट दी। आकाशवाणी समाचार मुंबई के लिए निवेदिता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण की जीवन शिक्षाओं से सीखने का अवसर भी है। उपराष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि ये पर्व लोगों के जीवन में शांति और सद्भाव लाएगा। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि आस्था और भक्ति का ये पर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। पानी या ईंधन के निरंतर प्रवाह के बिना जिंदगी नहीं चल सकती। वैसे ही समयबद्ध तरीके से दिया हुआ आपका एडवांस टैक्स देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स ही है जो देश की प्रगति को एक नई गति दे रहा है और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तृत और मजबूत बना रहा है। अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अपना योगदान दें। अधिक जानकारी और टैक्स पेमेंट के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। किंग्स कप फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में इराक ने भारत की टीम को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। यह टूर्नामेंट थाईलैंड के चियांग माई में चल रहा है। आज सेमीफाइनल में इराक ने भारतीय पुरुष टीम को निर्धारित समय तक 2-2 से बराबरी पर रहने के बाद पेनल्टी शूटआउट में 4-5 से हरा दिया। दूसरे सेमीफाइनल में मेजबान थाईलैंड की टीम ने लेबनान से 2-1 से बढ़त बनाई हुई है। न्यूयॉर्क में अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत के रोहन बोपन्ना और जोड़ीदार मैथ्यू एबडन का सामना फ्रांस के निकोलस माहुत और पियरे ह्यूग्स हर्बर्ट की जोड़ी से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार 9:30 पर खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल मैच में ब्रिटेन के जो सलिसबरी और अमेरिका के राजीव राम की जोड़ी का मुकाबला क्रोएशिया के इवान डोडिग और अमेरिका के ऑस्टिन क्राजिसेक की जोड़ी से होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक विशेष धर्म के खिलाफ डीएमके नेता ए राजा के आपत्तिजनक बयान पर विपक्ष की कड़ी आलोचना की है। श्री ठाकुर ने आज नई दिल्ली में कहा कि INDIA गठबंधन के नेता अपने अहंकार के कारण निम्न स्तर के बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या इन्हें घृणा फैलाने वाला बयान न माना जाए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 385 अंक बढ़कर 66,266 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 116 अंक बढ़कर 19,727 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 रुपए 21 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $90.17 प्रति बैरल के आसपास चल रही थीं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत आसियान सहयोग को मजबूत करने के लिए 12 सूत्री प्रस्ताव पेश किया। श्री मोदी ने डिजिटल परिवर्तन और वित्तीय संपर्क सुविधा के लिए आसियान भारत कोष की घोषणा की। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए दिल्ली पूरी तरह तैयार, विश्व के नेताओं का आगमन शुरू। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी देश के विभिन्न भागों में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। किंग्स कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में पेनल्टी शूटआउट में भारत इराक से 4-5 से पराजित और यूएस ओपन टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडन आज रात न्यूयॉर्क में पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।